नमस्कार श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम में आज हमारे अतिथि हैं तरुण पिथौड़े जी। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं और वर्तमान में प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के रूप में कार्य कर रहे हैं। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ा अच्छा मौका है, आपसे तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत तो हम ये करें कि मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम मुख्य रूप से इस कॉरपोरेशन का शासन की किन योजनाओं का, किन कार्यक्रमों का, किस तरह से जनता के लिए कार्य करता है, थोड़ा सा हमें संक्षेप में बताइए आप। जैसा कि नाम सुझाव देता है हमें, नागरिक आपूर्ति निगम, सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे कॉरपोरेशन का है कि जो सरकार गरीबों तक राशन पहुंचाती है, उस राशन को स्टोर करना, उसको गोडाउन्स में रखवाना, उसकी रखरखाव ठीक से पूरा हो रहा है और उसके साथ उसको पीडीएस शॉप तक, जो हमारे राशन की दुकान है, वहां तक उसको पहुंचाना और सही गुणवत्ता का राशन लोगों को मिले, सही समय में मिले, यह सुनिश्चित करना। और इसका दूसरा पहलू है कि ये राशन हम वितरण करेंगे तो इसके लिए खाद्यान्न कहाँ से आएगा। तो उपार्जन हमारे प्रदेश में जो होता है गेहूं का, चावल का, वो नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा किया जाता है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे हमारे लाखों किसान भाई अपना अनाज लेके, गेहूं, धान ये लेके हमारे प्रोक्योरमेंट सेंटर्स तक, उपार्जन केंद्रों तक आते हैं और अपना अनाज बेचते हैं। उसको हम लोग सुरक्षित उसका भंडारण करते हैं और फिर उसी को पीडीएस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके साथ साथ ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है कि चूंकि हम सरप्लस स्टेट हैं, जहाँ पे हमारे पास अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध रहता है, तो हम पूरे देश में, भारत सरकार हमारे प्रदेश से गेहूं और चावल दूसरे प्रदेशों में भी भेजती है और जिसके कारण आपूर्ति पूरे देश में सुनिश्चित हो पाती है। तो एक तरह से जनता से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा महकमा है जो जनता के हित में काम करता है। हमने देखा कि कोविड के दौरान, जो एक बड़ा कठिन दौर था हमारे देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए, भारत सरकार ने और खासकर मध्य प्रदेश सरकार ने भी ये प्रयास किए कि जो जरूरतमंद हैं उस संकट काल में उन तक खाद्यान्न उनको उपलब्ध होता रहे, निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध होता रहे। जाहिर है मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम ने इस दौरान एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया होगा। हम जानना चाहेंगे आपसे कि उस दौरान और आज भी लोगों को भूखा न रहना पड़े, जो जरूरतमंद है, जिनको खाद्यान्न की जरूरत है, उन तक खाद्यान्न पहुंचे। उस दौर में किस तरह से आपने एफर्ट किए? वो ऐसा दौर था जब लोगों के मन में बहुत भय था और इनफैक्ट पहला जब कोविड वेव आई थी तो उस समय तो मैं यहाँ पे कलेक्टर का ही कार्य देख रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ पे मूव किए तब तक के प्रधानमंत्री अन्न योजना आ चुकी थी, जिसमें कि हमें अतिरिक्त खाद्यान्न हमारे जो पीडीएस के हितग्राही हैं उन तक पहुंचाना था। और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए था क्योंकि लॉजिस्टिक बहुत बड़ा उसमें इन्वॉल्व था। जितना राशन हम एक महीने में पहुंचाते हैं उसका दोगुना हमको पहुंचाना था, तो उसके लिए हमें डबल ट्रक लगते, पूरा जो अमला है उसको ज्यादा डबल काम करना पड़ता और उसके साथ साथ जो हमारे भंडारण हुए थे उस समय गेहूं का, चावल का, उसका तेजी से हमको निकासी करनी थी। तो ये पूरा जो वृहद ऑपरेशन था ये बहुत ही सुगमता के साथ किया गया, जबकि कोविड के दौर में कई लोग प्रभावित हुए और बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफें भी हुई। कुछ हमारे साथी नहीं रहे, लेकिन लोगों ने जरा भी नहीं सोचा कि वे पहले अपनी केयर करें। उन्होंने ये इस बात को ध्यान में रखा कि हमारे जो हितग्राही हैं उन तक राशन पहुंच पाए, क्योंकि वो ऐसा दौर था जब लोग काम पे नहीं जा पा रहे थे, उनके पास कार्य नहीं था और भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल करके मध्य प्रदेश सरकार ने उन तक डबल राशन पहुंचाया था। और कई ऐसे लोग थे जो उस समय एनरोल्ड नहीं थे हमारी बेनिफिशियरी लिस्ट में, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने 32 लाख से ज्यादा लोगों को फ्री राशन मुहैया कराया था। तो वहां तक पहुंचना एक बहुत चुनौती थी, लेकिन सभी विभागों ने मिलकर, हमारे सभी कॉरपोरेशंस ने मिलकर भारत सरकार के साथ बहुत समन्वय के साथ काम किया। एफसीआई जो खाद्यान्न एक निगम है उनके साथ काम किया और राशन लोगों तक पहुंचाया, और न केवल एक महीने बल्कि कई महीनों तक पहुंचाया। और आप जानते हैं कि दिसंबर 2022 तक ये योजना रही, तब तक पूरा राशन, 2 गुना राशन लोगों तक पहुंचाया गया है। तरुण जी, एक चीज हमने देखा कि राशन की दुकानें जो गांव-गांव में दुकानें खुली होती हैं, उनके बारे में तमाम तरह की शिकायतें मिलती हैं। आमतौर पर हमने ये देखा है, खासकर जो राशन कार्ड होते हैं उनमें बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, बहुत सारे उनके बारे में शिकायतें होती हैं। शासन कैसे, क्या प्रयास करता है कि इनमें जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उसको दूर किया जाए? कैसे निर्बाध तरीके से इसको संचालित किया जाए ताकि जो सिर्फ जरूरतमंद लोग हैं, जिनके लिए सरकार की योजनाएं हैं, वो उनको उपलब्ध हो सके? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। जब तक हम यह सुनिश्चित ना करें कि जो बेनिफिशियरी है वो स्वयं इन्वॉल्व हो इस पूरे ऑपरेशन में, इसके देखरेख में, उसका भी अधिकार हो कि वो सवाल पूछ सके, तब तक कि हम सुनिश्चित नहीं कर सकते कि
हम पूरी सुगमता के साथ इस कार्य को कर सकें। इसके लिए व्यवस्था ये की गई है कि सबसे पहले तो हम लोगों को मॉनिटरिंग करनी होती है। इसके बहुत सारे चैनल बनाए गए हैं। हमारे जो डीएम्स रहते हैं डिस्ट्रिक्ट में, उनको मॉनिटरिंग करना है। जो खाद्य आपूर्ति अधिकारी हैं उसको यह सुनिश्चित करना है, उसको पूरा इसको मॉनिटरिंग करना है, फॉलोअप करना है, देखना है। कलेक्टर्स की इसमें जिम्मेदारी है। इनके अलावा बहुत सारी ऐसी समिति बनाई गई है। एक स्टेट लेवल समिति है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल समिति है, फिर ब्लॉक लेवल समिति है, ग्राम पंचायत स्तर की समिति है, और हर राशन की दुकान पे एक समिति बनाई गई है जिसमें हमारे जनप्रतिनिधिगण और उनके साथ जो बेनिफिशियरी हैं वो इस समिति का हिस्सा होते हैं। ये समिति में इन सभी लोगों को इसलिए रखा गया है ताकि वे जान सकें कि राशन कब आया, कितना राशन आया, राशन की गुणवत्ता कैसी है, लोगों को सही समय पे राशन पहुंच रहा है, पीडीएस शॉप से डिलीवर हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि बीच में राशन कहीं गायब हो जा रहा है, कि ट्रक पूरा का पूरा राशन लेके गायब हो गए। तो जब हमारे जनता की सहभागिता रहेगी, जो हमारे हितग्राही हैं उनकी सहभागिता रहेगी, उनकी देखरेख में, उनके सुपरविजन में ये सारा कार्य होगा, तो हम सुनिश्चित कर पाएंगे कि ये वास्तव में हित लाभ वहां तक पहुंच सके। और इसके लिए भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत प्रयास किए, बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म बनाए हैं कि बार बार ये सवाल लगातार पूछा जा सके। अभी विभाग ने इसने एक और कदम उठाया है। विभाग ने ऐसे समस्त हितग्राहियों को एसएमएस करना प्रारंभ किया है कि जब हमारा राशन पहुंचता है तो लोगों को पता लग सके। इसके साथ साथ हमने अभी एक ऐसा केंद्र, कमांड कंट्रोल केंद्र स्थापित किया है जिसके माध्यम से हम ये देख पाते हैं कि हमारा ट्रक कब निकला, कहां से कहां पहुंचा, कितने समय में पहुंचा, और यदि कभी भी हमको थोड़ा सा कुछ लगता है कि इसमें कुछ डाउट है तो हम उसको फॉलोअप करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि समय पे राशन पहुंचे और राशन दुकानों तक जरूर पहुंचे। इसका जी, तो एक बड़ा सुव्यवस्थित तंत्र है जिसके माध्यम से इसको मॉनिटर किया जाता है और सही हितग्राही तक उसका लाभ मिले, ये प्रयास किया जाता है। तरुण जी, और कुछ बात आपसे करेंगे। एक गीत आपकी पसंद का हम चाहेंगे अपने श्रोताओं को सुनवाएं। एक अरिजीत सिंह का कोई गीत आप प्ले करें, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए एक अरिजीत सिंह की आवाज में एक गीत सुनते हैं आपके साथ और अपने श्रोताओं के साथ। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी झनके सन्नाटों में, तू वीणा के तारों जैसी। सदियों से भी लंबी ये मन की अमावस्या है, और तू फुलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी। चंदा भी दीवाना है तेरा, जलती है तुझसे सारी चकोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया,
बहुत ही खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर स्वागत है तरुण पिथौड़े, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम। तरुण जी, एक आपकी पुस्तक पिछले दिनों काफी चर्चा में थी, ऑपरेशन गंगा। बहुत कुछ इसके बारे में चर्चा हुई है, लेकिन अभी भी हम समझते हैं कि जिस पवित्र उद्देश्य के साथ और जिस गहराई के साथ पुस्तक को लिखा गया है, तो इस पर जितनी भी बात की जाए वो कम है। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन गंगा, इस पुस्तक की थीम क्या थी और इसको लिखने के लिए आपके मन में विचार कैसे आया कि इस पर काम किया जाए और लिखा जाए? ये किताब लिखने के लिए मैं जब कई लोग से, जैसे आपसे मैं आज मिला, ऐसे ही मैं कुछ लोगों से मिला और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये भी एक ऐसा इशू है जिसपे काफी सारी न्यूज़ तो आती हैं, लेकिन एक समग्र इसका हमें चित्रण नहीं मिलता कि आखिर यूक्रेन से बच्चों का जो निकासी हुई थी वो किस प्रकार से हुई और कैसे इतना बड़ा ऑपरेशन इतने कम समय में हो सका। आप सोचिए कि 20,000 से ज्यादा बच्चों को, 23,000 के आसपास बच्चों को वहां से निकाला गया और यह ऑपरेशन मात्र 2 हफ्ते में समेट लिया गया। तो इतने बड़े स्तर का ये ऑपरेशन, इसमें कितने बृहद स्तर का लॉजिस्टिक इन्वॉल्व रहा होगा। तो मैं जानना चाहता था कि आखिर इसका मैनेजमेंट कैसे हुआ, उस मैनेजमेंट की दृष्टि से उसको समझना चाहता था, क्योंकि मैं स्वयं एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक मैनेजर हूँ। तो मेरे लिए एक सीखने का ये प्रयास था। इस सीखने के प्रयास में मैंने काफी सारे लोगों से चर्चा की, जिसमें सबसे पहले मैंने विद्यार्थियों से बात करना प्रारंभ किया। जब विद्यार्थियों से बात किया तो मुझे कुछ और लिंक्स मिले और मुझे लगा कि मुझे बहुत सारे लोगों से बात करने की आवश्यकता है। तो मैंने बहुत सारे हमारे केंद्रीय मंत्रीगणों से अनुरोध करके उनका इंटरव्यू लिया, बहुत सारे एम्बेसडर्स, विदेश सेवा के अधिकारी, और उसके अलावा फिर मुझे पता लगा कि बहुत सारे कॉर्पोरेट जगत की कंपनियों ने, बहुत सारे हमारे भारतीयों ने जो उन देशों में सेटल हो गए हैं, उन्होंने काम किया। ऐसे ही छोटे छोटे से रेस्टोरेंट हैं, बड़े से रेस्टोरेंट हैं, उनके मालिक जो भारतीय थे उन्होंने अपना सर्वस्व इसके लिए लगा दिया। आखिर ये सब कैसे हुआ? बहुत सारी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, ये संस्थाओं ने भी आगे आके काम किया। तो ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया भारतीयों का, इन संस्थाओं का, और ये सब इस हवन में कूद पड़े अपनी आहुति देने के लिए। और इन्होंने जिस तरह से बच्चों की सेवा की, जिस तरह से बच्चों को निकाला, तो ये समग्र जो ऑपरेशन था, ये जो मैनेजमेंट था, ये सीखना हम सबके लिए इसलिए आवश्यक है कि भविष्य में कभी भी ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो हम इस सीख से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये भी जरूर है कि हम ये गर्व भी कर सकते हैं कि कैसे हमारे भारतीय लोग विदेश में सफल हो रहे हैं, कैसे वही भारतीय लोग हमारे भारतीयों पे जब आपदा आई, ये विपदा आई, तो कैसे वो आगे आके उन्होंने मदद की। तो इससे वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी भावना है, जिससे हम आगे बढ़ते हैं, वो देखने मिलती है। और हर्ष होता है कि सब लोगों ने मिलके एक दूसरे के लिए कार्य किया। तो इस हर्ष की फीलिंग के साथ ये पुस्तक मैंने कंप्लीट की। मैंने खुद वहां पे ट्रेवल किया और ट्रेवल करके लोगों के इंटरव्यू लिए, मिला, देखा, जाना। तो मुझे लगा कि बहुत बेहतरीन कार्य लोगों ने किया है इसमें। तो एक स्वप्रेरणा थी आपकी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब उस युद्ध के दौरान आपने इन देशों की यात्रा की, इतने कठिन समय में आपने उन देशों की यात्रा करने का साहस किया, वहां पर जब आपने उन देशों की यात्रा की, उस समय जो मन स्थिति थी, खासकर जो विद्यार्थियों की, युवाओं की, छात्रों की, थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या मानसिक स्थिति थी लोगों की उस समय, भारतीयों की, खासकर छात्रों की? छात्रों के मन में बहुत ज्यादा डर था। हालांकि मैं तो कुछ समय बाद वहां पे पहुंचा था, लेकिन जिन छात्रों से मेरी बात हुई वे सब डरे हुए थे कि आखिर वो घर पहुंच पाएंगे कि नहीं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो युद्ध क्षेत्र के बिल्कुल बीचों बीच थे और वहां से निकलना बहुत ही दुष्कर था। लेकिन तमाम लोगों का उनको सपोर्ट मिला। बहुत सारे जो हमारे ऑफिसर्स थे, जो हमारी एम्बेसीज थी, उन्होंने लगातार उनके साथ टच में रह के कार्य किया। कुछ स्थानीय भारतीय थे, उन्होंने उनकी मदद करी। कुछ स्थानीय यूक्रेन के लोग थे, उन्होंने मदद करी। आपस में इन स्टूडेंट ने सबकी मदद करी और इस प्रकार से ये उन देशों में आए जो यूक्रेन से लगे हुए देश थे। वे 4 देश जहां से हमने इवैक्यूएशन करवाया, खासतौर से रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड से बहुत सारे बच्चे वहां से निकल के आए। तो ये सारी चीजें जब हो रही थी तो वो किन परेशानियों को झेल रहे थे, कैसे उनके मन में चल रहा था, क्योंकि गोलियां चल रही थी, बम फूट रहे थे। और ऐसे ही एक सूमी इवैक्यूएशन का मैंने इसमें जिक्र किया है, पूरा एक अध्याय उसमें लिखा है कि कैसे उन बच्चों को इतनी कठिन परिस्थिति में निकाला गया, कैसे हमारे देश के हीरो, कुछ अधिकारी विदेश सेवा के, कुछ और उनके साथ के अधिकारी, कुछ स्थानीय भारतीय, जिन्होंने मिलके छोटे से एक दल ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और फिर मुझे लगा कि मैं इसको लिखूंगा तो हमारी युवा पीढ़ी को एक प्रेरणा भी मिलेगी
यह जानने का मौका भी मिलेगा कि हम कैसे किताब लिख सकते हैं, कैसे हम और चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि आज ज़रूरत है हमारे देश को युवा थिंकर्स की, जो विचारक की, जो सोचें देश के लिए। आज हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है, युवा ऑथर्स की हमको ज़रूरत है, लेखक की ज़रूरत है, जो उनके मन में आता है उसको लिखें। मैंने ये देखा कि मेरे लिए भी लिखना बड़ा मुश्किल था। शुरुआत में तो छोटे छोटे से कविताएं, फिर एक एक दो छोटी छोटी कहानियां, इस प्रकार से बुक लिखना प्रारंभ किया। लिखते 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 बुक लिखने का मैं ये कहूँगा कि एक छोटा सा अभ्यास हुआ। आज ये विश्वास है कि मैं किताब लिख सकता हूँ, पहले विश्वास नहीं था। तो मुझे लगता है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उस तक भी पहुँचना बहुत ज़रूरी है, और उनके लिए भी यह संदेश देना बहुत ज़रूरी है कि आप सब लिख सकते हैं, आपको प्रयास करने की जरूरत है। कई बार हमारे बच्चे, युवा, वो चाहते हैं लिखना, लेकिन उनको लगता है कि किताब कैसे लिखेंगे। सबसे पहली जरूरत होती है कि हम पढ़ना सीखें। आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करती है, लेकिन पढ़ने में थोड़ी पीछे हो रही है। तो आज इसको बढ़ावा देने की जरूरत है, और इसी से हमारे बच्चे लिखना सीख सकते हैं। लिखेंगे तो उनके विचारों में और उत्कृष्टता आएगी, इससे हमारे पूरे समाज को लाभ मिलेगा। और जिस भारत की हम अवधारणा रखते हैं कि हमारा भारत बहुत शक्तिशाली हो, विश्व शक्ति बने और विश्व गुरु बने, ये तभी होगा जब हमारे युवा आगे आके कुछ प्रयास करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है। तो जितना हम पढ़ेंगे उतना बेहतर लिखेंगे, ये एक अभ्यास है, जैसा कि आपने बताया। तरुण जी, अभी हमने ये खबर सुर्खियों में है कि भारत दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन गया, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया। लेकिन एक खास बात यह है कि युवा आबादी की दृष्टि से हम सबसे बड़े मुल्क हैं, हमारे यहाँ युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हम समझते हैं। आप क्या सोचते हैं, हमारे देश के युवाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? उनकी जो क्षमताएं हैं, उनकी जो हुनर है, स्किल है उनका, वो किस तरह से है? आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे? ये एक बहुत पॉजिटिव खबर मैं मानता हूँ कि है। हालांकि एक दौर था जब हम सोचते थे कि जनसंख्या बड़ी डेंजरस है, बहुत ज्यादा लोग हो रहे हैं, तो हम कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन आज हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश जब बन गए हैं, तो हमारे सामने दो चीजें हैं। एक है डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको हम कहते हैं, और लेकिन उसके साथ साथ दूसरा है डेमोग्राफिक डिजास्टर। ये मैं दोनों चीज इसलिए बता रहा हूँ कि आज हमारी इतनी बड़ी आबादी है, तो हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे विकल्प हैं कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हमें यह भी देखना जरूरी कि कहीं ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिजास्टर ना हो जाए। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम इसका बहुत बेहतर इस्तेमाल कर सकें और एक सभ्य और एक बहुत उन्नत देश बन सकें और विश्व गुरु बन सकें। तो उसके लिए जरूरी कि हमारे जो युवा जिनकी हम बात कर रहे थे, ये युवा हमारे देश की शक्ति हैं, ये युवा हमारे देश का भविष्य है, यही हमें आगे ले जाएंगे। तो आज युवाओं के लिए जरूरत है कि सबसे पहले वो अपने आप को स्वस्थ रखें, वो व्यायाम करें, वो अपने शरीर का ध्यान रखें, फिजिकली फिट रहें। आज ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना बड़ा देश है और इसमें बीमार लोगों की संख्या बढ़ गई है। दूसरी आवश्यकता है कि वो मेंटली फिट हों, उनके दिमाग में ऐसे विचार ना आए कि वे अपने सपनों को प्राप्त ना कर सकें, वो नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं, वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, वो नशे की तरफ ना जाएं, वो अध्ययन की तरफ जाएं, वो आध्यात्म की तरफ जाएं, जिससे कि वो मेंटली पूरी तरह से स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। जब वो फिजिकली फिट रहेंगे, मानसिक स्वस्थ रहेंगे, तो वो अपना समय और अपना योगदान देश के लिए दे पाएंगे। तो वो योगदान कैसा होना चाहिए? वो योगदान अभ्यास के साथ होना चाहिए। जैसे अभी हमने बात की कि जिस क्षेत्र में भी वो अच्छा कर सकते हैं, उसको पहचानने के साथ ही वो अपनी स्किल उसमें बढ़ाएं। आज आप देखेंगे कि दुनिया में ऐसे लोग जो बहुत रिच हैं या बहुत सफल हैं, ये अपनी स्किल के कारण आगे बढ़े हैं। तो हमारे लिए एक संदेश है कि भारत के हर व्यक्ति को स्किलफुल होना जरूरी है। वो स्किल ही उसको आगे का रास्ता दिखाएगी और वो स्किल ही उसकी एक पहचान बनाएगी। तो हमारे युवाओं को बहुत स्किल्ड होने की जरूरत है, अपनी उस स्किल को तराशने की जरूरत है और लगातार उसमें कुछ नया सीखने की। और हम जैसे कहते हैं कि आज का जो युग चल रहा है, उस वर्तमान परिवेश में इंपॉर्टेंट बने रहने की जरूरत है। तो अपनी स्किल को लगातार होन करने की जरूरत है। इसके साथ साथ आपस में बात करने की, सभ्य आचरण करने की, समाज को कुछ देने की। हम ऐसे युवा चाहेंगे जो सोशली बहुत एक्टिव हों, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का हाथ थामे, साथ मिलके चलें। जब साथ मिलके चलेंगे तो जो जैसा कहते हैं कि यूनिटी में ही ताकत होती है, तो ये जरूरत है कि हमारा युवा यूनाइट होके आगे बढ़े, स्किल होके आगे बढ़े, स्वस्थ होके आगे बढ़े और एक दूसरे की मदद करे। इसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो स्वस्थ रहें, सकारात्मक रहें, स्किलफुल रहें, तभी हम खुद के लिए भी और समाज के लिए भी ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। और बात करेंगे आपसे, एक गीत आपकी पसंद का और अपने श्रोताओं को हम सुनाना चाहेंगे। एक गीत अंकित तिवारी जी का हम लोग अब प्ले कर सकते हैं। जी जी, तो एक गीत आपकी पसंद का और सुनते हैं, इसके बाद आपसे कुछ बातें और। मुझको इरादे दे, कसमें दे, वादे
मौसम के पैमाने दे, अपने करम की करादाए कर दे इधर भी तू निगाहें। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। मंजिलें रुसवा है, खोया है रास्ता। आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा। ये मेरी जमानत है, तू मेरी अमानत है। हाँ, अपने करम की करादाए कर दे इधर भी तू निगाहें। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है तरुण जी। हमने देखा कि आपकी जो व्यक्तित्व है उसके कई आयाम हैं। एक तरह से हम देखें कि टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट और राइटर के रूप में आपको इनमें से सबसे बेहतर, सबसे पसंदीदा पहलू कौन सा है आपका? इसमें मुझे लगता है कि सब मुझे अच्छा लगता है, और यही मेरा ऐसा मानना है कि जब हम बहुत प्रयास करते हैं तो हम सारी चीजें कर सकते हैं। इन सब में मैं कहूँ तो मुझे अपना कार्य भी बहुत रोचक लगता है। मैं बहुत खुशी से अपने कार्य को करता हूँ। उसके साथ साथ जो मेरी हॉबीज हैं, जैसे लेखन है, अध्ययन है, ये भी मैं बहुत रुचि के साथ करता हूँ और इसमें मुझे बहुत मजा आता है। कई बार घंटों निकल जाते हैं जब आप लैपटॉप के सामने या अपने कंप्यूटर के सामने बैठ के टाइप करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, या फिर आप पढ़ते रहते हैं। तो एक टेक्नोक्रेट के रूप में, या फिर एक पब्लिक सर्वेंट के रूप में, या फिर एक लेखक के रूप में मैं सभी कार्यों को बहुत पसंद करता हूँ। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति 2-3 अपनी हॉबीज रखता है और उन हॉबीज को पूरा करने का उसको पर्याप्त मौका मिलता है, पर्याप्त समय मिलता है, वो उनको पूरा कर सकता है। और उसके साथ साथ जो उसका कार्य है वो कार्य में भी उत्कृष्टता ला सकता है। बस इतना करने की आवश्यकता रहती है कि जो हमारा कार्य है उससे हम प्रेम करें। यदि हम अपने कार्य को सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, हमें उसमें मजा आता है, हमें अच्छा लगता है, तो वो कार्य हमारे लिए बहुत रिवॉर्डिंग हो जाता है। उससे हमें बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और उससे हमें जीवन जीने के बहुत सकारात्मक पहलू मिलते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि हमें जो भी हम करते हैं उसमें रुचि रखना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए। तो जो भी हम करें उससे प्रेम करें, ये बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य की बात आपने की कि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है युवाओं को। स्वास्थ्य के प्रति आप बहुत सजग हैं। कैसे अपनी दिन की शुरुआत करते हैं, क्या प्रयास करते हैं, कैसे स्वस्थ रहते हैं आप? मैं दिन की शुरुआत करता हूँ सूर्य नमस्कार से। जैसे मैं उठता हूँ तो मैं जितने भी होते हैं 2-3-4 सूर्य नमस्कार करता हूँ।
उसके बाद मैंने एक शांभवी महामुद्रा, तो मैं प्रयास करता हूँ कि मैं रोज थोड़ा सा मेडिटेशन कर पाऊँ, थोड़े से योग के एक्सरसाइजेस कर पाऊँ। उसके बाद मैं थोड़ा घूमने या जिम या कुछ खेलने का प्रयास करता हूँ, और ये सारी चीजें लगभग 1 से 1.5 घंटे में मैं पूरी कर लेता हूँ। उसके साथ साथ अपने खान पान में बदलाव लाएं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, 35 से ऊपर जाते हैं, तो मुझे लगता है हमें जो शक्कर का कंटेंट है उसको कम कर देना चाहिए, उसके विकल्प पे हम लोगों को जाना चाहिए। जिस तरह से बचपन में खाना खाते थे, हम 10-10 रोटी खा लेते थे, वो हम आगे मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि उतना शुगर लेवल बॉडी में, उतना कार्बोहाइड्रेट्स हमें बीमारी की तरफ ले जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से डायबिटीज के इंसिडेंट बढ़ रहे हैं, तो जरूरी है कि हम अपना वजन कंट्रोल रखें वजन पे, और वो बहुत आसान है। हम सही तरीके का खाएंगे, सही तरीके से व्यायाम करेंगे, तो बिल्कुल संभव है कि हम स्वस्थ रह सकते हैं। अभी और क्या लिख रहे हैं इस बीच? मैं अभी एक किसी के जीवन पे लिख रहा हूँ, और उसके साथ साथ सतपुड़ा पे मेरा लिखने का बहुत मन है। उस पे मैंने कुछ तैयारियां भी की हुई हैं, तो ये 2 चीजों पे अभी मैं लिखना चाहता हूँ। सारी बात आपसे जो हुई बहुत ही प्रेरक। क्या कहना चाहेंगे खासकर हमारे युवाओं से, संक्षेप में आपका कोई संदेश? मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि युवाओं के मन में जो भी सपने हैं, उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस आवश्यकता है कि हम उतनी मेहनत करें जितनी हमारी अपेक्षाएं हैं। यदि हमारे प्रयास उतने होंगे तो हम सफलता की ओर जरूर जाएंगे। और कभी कभी असफलता यदि मिलती भी है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो असफलता हमको बहुत कुछ सिखाती है। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो कि पूर्णतया असफल हो जाए, सिर्फ ये मानसिक स्थिति होती है। और मैं आज के युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि आपको जितना मौका मिले आप प्रयास करें, आप स्वस्थ रहें, आप लेखक बने, आप विचारक बने, आप स्वावलंबन की ओर बढ़ें, देश को स्वावलंबन की ओर ले जाएं। आपके सारे एफर्ट्स देश को आगे बढ़ाएंगे। आप अपने स्किल डेवलपमेंट पे कार्य करिए, उन स्किल को रोज तराशिए ताकि वो स्किल हमेशा आपको हेल्प करते रहे। अपनी जिम्मेदारी को आप जरूर निभाएं, परिवार के प्रति, दोस्तों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति। एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का हाथ थामें और आगे बढ़ें। किताबें लेकिन जरूर पढ़ें। बिना किताबों के हम जीवन में एक गंभीरता हासिल नहीं कर सकते। बिना किताबों के हम सफलता के उस परचम को नहीं लहरा सकते जिसकी काबिलियत हम रखते हैं। व्यायाम करें, अपने शरीर का ध्यान रखें और हमेशा सकारात्मक बने रहें, और ये सकारात्मक ऊर्जा से आप दूसरों को भी प्रेरणा देते रहें। यही आज के युवाओं के लिए मेरा संदेश है। बहुत अच्छा लगा तरुण पिथौड़े जी, बहुत ही सार्थक और बड़ी प्रेरक बातें खासकर युवाओं को प्रेरित करेंगी आज की बातचीत। आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की, इतनी महत्वपूर्ण और सार्थक बातचीत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।